दुनिया में तरक्की होती है आइडियाज से। अगर हम अपने आइडियाज बेच सकते हैं किसी को, तो हम तो कॉलोनियल हीरा में है ना। अगर हम 12:30 बजे के बाद सोएंगे, वो क्वालिटी और स्लीप मिलेगी नहीं जो रिवाइटलिटी के लिए ज़रूरी होती है। VPNs है, वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो सब हैक्ड है। $3 बिलियन के अभी ऑर्डर कंफर्म हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद जी आया नो बखैर आगले भली करे आया। वर्षद के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आज पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में महरज नबी मनाई गई। जी हाँ, वही मुबारक रात जिसमें हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा अता हुआ और उम्मत को अपने रब से करीब करने का बेहतरीन ज़रिया नसीब हुआ। प्रोग्राम में मजीद भी इस हवाले से आपको आगाह करेंगे, मगर फिलहाल नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पाकिस्तान को अमरीकी इमदाद मुअत्तल। सदर ट्रंप के खिताब के बाद अमरीकी हुक्काम ने तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर दुनिया पर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन चीनी कंपनी ने अमरीकी स्टॉक का भट्टा बिठा दिया। चीनी चैटबॉट की एंट्री के बाद ChatGPT के शेयर्स को बड़ा झटका। माशी नताइज क्या होंगे? कराची में सारम की गुमशुदगी और कत्ल के बाद खौफ हरास की फिजा। सिंध पुलिस ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। स्कूलों को भी हिदायतनामे इरसाल। लेकिन क्या सिर्फ आगाही मुहिम वालिदैन में फैले खौफ को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है? जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हुकूमती पॉलिसी के समरात दिखाई देने लगे। आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर एतमाद। जर्मनी में दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल नुमाइश से पाकिस्तान को $3 अरब के ऑर्डर्स आ गए। माशी बहाली के लिए कितना बड़ा संग मील, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और जदीद दुनिया का सबसे बड़ा हथियार डाटा, लेकिन सार्फिन अपने ज़ाती डाटा का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन बनाएं? आज दुनिया भर में इस हवाले से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। खुसूसी सेगमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। चलिए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। नई अमरीकी इंतजामिया ने आते ही दुनिया भर में जारी अपने गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। ये इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। ताहम अब अमरीकी हुक्काम ने दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान के लिए भी, जी हाँ सुन लीजिए, पाकिस्तान के लिए भी अमरीकी इमदाद बंद करने की तस्दीक कर दी, जिसके बाद कई अहम मनसूबे रोक दिए गए हैं। दूसरी जानिब अमरीकी स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में $1000 अरब डूब गए। अमेरिका के एक टेक कंपनी में $600 अरब, गूगल के $1.25 अरब, माइक्रोसॉफ्ट को $7 अरब का नुकसान हुआ और दीगर टेक कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में भी नुमाया कमी आई है, जिसकी वजह से इंतहाई कम लागत में तैयार डेप्सेक है, जिसने ChatGPT जैसी ऐप को भी पीछे छोड़ दिया है। हालिया पेशरफ्त ने अमेरिका की मसनूई जहानत टेक्नोलॉजी में बरतरी पर सवालिया निशान लगा दिया है और ये सब ऐसे हालात में हो रहा है जब पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ ही साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी आई है, जिसमें शरह सूद में 1% कमी के साथ अब शरह सूद जो है वो 12% पर आ गई है। नाउ अब क्या हम ये सेफली कह सकते हैं कि वंस अमरीका इमदादी प्रोग्राम बंद हो गए हैं, क्या अमेरिका का से भी पाकिस्तान के मामलात में बंद हो गया है? यानी कि क्या पाकिस्तान अब बहुत ही आराम से खुले डुले तरीके से चीन और रूस के साथ अपने जो इक़्तिसादी मामलात हैं, जो तिजारती मामलात हैं, उनको इस्तवार कर सकता है विदाउट अमेरिका रेजिंग इट्स आईब्रोज? हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर नदीम उल हक साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें करनी है, चलिए ज़रा पहले मॉनेटरी पॉलिसी से हम आगाज़ कर लेते हैं। और 100 बेसिस पॉइंट्स का मज़ीद कमी हुई है, अब 12% पे आ गया है। इन्फ्लेशन पे भी कल गवर्नर स्टेट बैंक ने बात की है। सो कैसे देखते हैं इस मामले को आप, और क्या बेहतरी की तरफ मज़ीद जो है आपको जाती हुई दिख रही है मईशत? देखिए जी, ये बड़ी अच्छी डिसीजन थी कि 100 बेसिस पॉइंट पे मेरा ख्याल ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए इस वक्त। अच्छा कि सेंट्रल बैंक ने ज़रा कंजर्वेटिव रहे। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है। आप आगे का हिसाब लगा के फिर सोचते हैं कि अभी क्या करना है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो आप आगे सड़क को देख के चलाते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में अभी जो खदशात नज़र आ रहे हैं वो ये है कि एक तो अमेरिका की इकॉनमी, आपने अभी बताया स्टॉक मार्केट में जो हुआ है, तो अमेरिका की इकॉनमी अनसर्टन जोन में है।
ट्रंप आ गया, ट्रंप की नई पॉलिसीज जो हैं क्या वो करेंगी, क्या वो इन्फ्लेशन दोबारा लाएंगी, क्या ग्रोथ को स्लो डाउन करेंगी दुनिया में, क्या टैरिफ वॉर होगी कि नहीं होगी। तो इसमें भी एक चीज़ है। नंबर 2 ये चीज़ है कि हमारे अपनी इकानमी में अभी कंप्लीट स्टेबलाइजेशन नहीं हुई। अभी क्या कहते हैं, बड़ा बहुत तवील रास्ता है कवर करने के लिए, और हमने रिफॉर्म कोई नहीं किया। तो क्वाइट फ्रैंकली इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो ये डिसीजन बहुत अच्छी थी मॉनेटरी पॉलिसी की। आई थिंक 100 बेसिस पॉइंट कम है, ज़रा स्लो ही जाना चाहिए। जी जी नदीम साहब, नई अमरीकी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जारी अपनी इमदादी प्रोग्राम्स को आर्जी तौर पर रोक दिया है। इस फैसले के इस फैसले का असर पाकिस्तानी मईशत पे क्या हो सकता है? बिल्कुल कोई नहीं होगा जी, और हमें बल्कि शुक्र करना चाहिए अगर वो रोक दें। एड में बहुत एड से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। एक साहब ने ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे ने रिसर्च की थी, PhD की थी, उसने डिस्कवर किया था कि US एड तकरीबन 80% तुम्हें मिलती भी नहीं है। वो उनके कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, बहुत चालाक लोग हैं जी। वो लोग अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को आगे करते हैं, अपने आइडियाज़ को आगे करते हैं। दुनिया में तरक्की होती है आइडियाज़ से। अगर हम अपने आइडियाज़ बेच देते हैं किसी को, तो हम तो कॉलोनियल ईरा में है ना। हम तो कंसल्टेंट रखते हैं, आप देखें इन्होंने कंसल्टेंट कितने रखे हुए, AT केर्नी, किमोनिक्स, ASI, ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट, सारे कंसल्टेंट बैठे होते हैं SIFC में। SIFC लोकल एकेडमिक से बात नहीं करता, सिर्फ कंसल्टेंट से बात करता है। तो अमेरिकन अगर इतने कंसल्टेंट अच्छे हैं तो वो बिठा लें, वो तो नहीं बिठाते। मैं आपको किताबें भेज देता हूँ कंसल्टेंट के ऊपर कि क्या बकवास होती है, पर खैर तो हमें समझ नहीं आती। तो अगर US एड बंद हो जाए तो बड़ी बात नहीं, बड़ी अच्छी बात होगी बल्कि, क्योंकि कई उनके फर्म्स हैं जिनके पास 2-2, 3-3, 400 मिलियन हमारे मुल्क में काम करने के लिए, और वो अपनी मर्जी से करते हैं, किसी को नहीं बताते क्या करते हैं। तो मेरा तो ख्याल है इस पर सोचना चाहिए। अच्छी बात है अगर हो जाए, हमें तो बहुत खुश होना चाहिए। ओके इस पे हम मज़ीद भी डिटेल से बात करेंगे सर, लेकिन एक और मामला, और वो मामला जो है कि अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो मामलात हुए हैं उसमें ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा। ख़ास तौर पे टेक जो उनकी कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स गिरे हैं विद द चाइनीज़ ऑनस्लॉट। नाउ इसके आप क्या असरा देखते हैं? बिकॉज ट्रंप आए हैं और उन्होंने ये वादा किया है कि मैं ये सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा, और जितना वो स्वैग के साथ आते हैं, बट उनके आते ही ये पहली जो डेवलपमेंट हुई है ये अमरीकी मईशत और दुनिया पे क्या असरअंदाज हो सकती है? देखिए जी, दुनिया में जो जंग हो रही है इस वक्त, दुनिया में जंग इकोनॉमिक्स की है, पाकिस्तान में जंग पॉलिटिक्स की है। पाकिस्तान दुनिया से बहुत दूर है। मेरा ख्याल हम कोई किसी और दुनिया में रहते हैं, दुनिया किसी और दुनिया में रहती है। वो लोग जंग कर रहे हैं, इक्तिसादी जंग कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स की जंग कर रहे हैं, और वो इकोनॉमिक्स उनकी जो है रिसर्च की इकोनॉमिक्स। हम तो रिसर्च करते ही नहीं, हम तो रिसर्च का मतलब पता नहीं। हम तो कंसल्टेंट बुला के बैठ जाते हैं, हम चाय पीते हैं गाने ऊपर करके, कंसल्टेंट हमें भाषण पढ़ देता है, हम कहते हैं अच्छा ठीक है भाई चलो कर दो। हमने इतनी एजेंसी बनाई है बेवकूफ़ों की तरह, बगैर सोचे कि कंसल्टेंट क्या कह रहा है, इतनी हम बेवकूफ़ वाली बातें करते हैं। चलो दैट्स बिसाइड द पॉइंट। अमेरिका में जो होगा, अमेरिका और चीन की जंग है, जंग रिसर्च की है, जंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को कंट्रोल करने जा रही है। चैट GPT बन गया, उसके बाद जेमिनी बन गया, उसके बाद और बड़ी सारी चीज़ें बन गई। अब चीन ने 3 दिन पहले डीप सीक निकाला। डीप सीक कहते हैं बहुत ही अच्छा, मुझे तो भी ठीक समझ में नहीं आई उसकी। इट्स सपोज्ड टू बी ब्यूटीफुल, इट्स सपोज्ड टू बी मच बेटर। तो जो है, अब जब ये सेमीकंडक्टर में है, सेमीकंडक्टर में चीन पीछे रह गया था, पर अब चीन ने कैचअप कर लिया तकरीबन, कि वो अब छोटी सी माइक्रोन, 1-2 माइक्रोन, माइक्रोन क्या होता है, माइक्रोन सूतर से भी कम होता है, उसकी झगड़ा है कि कौन 2-3 सूतर कम कर देगा उसको। तो ये अब बहुत ही क्या कहते हैं, एक सरियल और एक दिमाग की जंग है जिसमें हमारा तो हिस्सा ही कोई नहीं। तो दुनिया में ज़रूर असरात होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर दुनिया में डिप्रेशन आती तो हम बचेंगे नहीं, अगर दुनिया में इन्फ्लेशन आती हम बचेंगे नहीं। बट ये भी है कि हमें इतना असर भी नहीं होगा। हमें थोड़ा सा ही डिप्रेशन इन्फ्लेशन का हमें क्या असर होता है, क्योंकि हमारी इकॉनमी तो ना जागी है, ना कोई इकॉनमी हमारी जोर पकड़ती है। हमारी बादशाहत में इकॉनमी चलती है। तो बादशाहत इकॉनमी जो पुरानी इकॉनमी है उसमें ग्लोबल क्राइसिस है, हमें कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत असर हुआ, ज़्यादा नहीं, और कुछ हुआ हमें असर नहीं होता। ठीक है, जब आप बहुत लो लेवल पर हैं, कीड़े को क्या असर होना है, किसी और मुल्क में डिप्रेशन हो जाए तो कीड़े को क्या असर होना, हम तो कीड़े हैं। बिल्कुल, लेट्स सी कि डीप सीक जो है हाउ डीप इट कैन हर्ट द अदर AI एप्स। लेकिन डॉक्टर साहब, नाउ कमिंग बैक टू पाकिस्तान, दोबारा फोकस अगर शिफ्ट करें, कल एक बार फिर मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ
बेसिस पॉइंट नीचे आए, सब कुछ अच्छा था। कल ना सिर्फ गवर्नर स्टेट बैंक ने बल्कि कुछ में पॉलिटिशियंस के भी, मुस्तदिक मलिक ही वॉज क्लेमिंग कि जी आप देखें हमने सिंगल डिजिट में हम ले आए हैं इन्फ्लेशन को, एंड दिस मार्क्स आवर गवर्नमेंट्स बेस्ट वर्क दैट वी आर डूइंग फॉर द कंट्री। ये इन्फ्लेशन रेट जो कि सिंगल डिजिट में है, ये जो बेसिस पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट के, हकीकी मायनों में आवाम तक इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए जी, 2-3 चीजें। पहली चीज तो मुसद्दक मलिक साहब या किसी हुकूमत को ये नहीं कहना चाहिए हम इन्फ्लेशन नहीं चले आए। ये मेरा ख्याल मॉनेटरी पॉलिसी या वैसे भी इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस के खिलाफ बात है। मॉनेटरी पॉलिसी आपने स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दी है, स्टेट बैंक अपनी मेहनत से इन्फ्लेशन लेके नीचे आया है, गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ, अगर हाथ है तो फिर इसका मतलब गवर्नमेंट ने पिछली इन्फ्लेशन भी कॉज की और गवर्नमेंट ने और भी बड़ी गड़बड़ें की। आई थिंक थोड़ा सा हमें सीख जाना चाहिए। अमेरिका में इन्फ्लेशन नीचे आती है तो गवर्नमेंट नहीं लाती, स्टेट सेंट्रल बैंक लेके आता है। पूरी दुनिया में यही सिचुएशन है। नंबर 2, जो दुनिया में लोग देखते हैं चीज वो है वेजेस, वो है एम्प्लॉयमेंट। हम इन्फ्लेशन पर जोर डाल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ी नहीं। आप देख लें हमारी इन्वेस्टमेंट 8% ऑफ जीडीपी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट कहते हैं 4%, पर गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती ना। जो पॉलिटिशियन को फिगर दे देते हैं पैसे को, इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है, वो तो पॉलिटिकल चीज होती है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट तो 8% है तकरीबन, 8% ऑफ जीडीपी। चीन की इन्वेस्टमेंट है 40% ऑफ जीडीपी। अपना ये क्या कहते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट कोई 30% जीडीपी की। दुनिया जहान की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट जीरो है। चले एक और तरीका ग्रोथ का होता है, वो रिसर्च होती है। हमारी रिसर्च तो ना होने के बराबर है, हमारे पास रिसर्च के पैसे ही कोई नहीं। हम जितने पैसे यूनिवर्सिटी में सिर्फ तनख्वाहों के लिए देते हैं, तनख्वाहों के लिए और उनके घर, मतलब घर बनाना बड़ा जरूरी है। हर अफसर के पास घर होना चाहिए, हर प्रोफेसर के पास घर होना चाहिए। तो हम उनको घरों के लिए पैसे देते हैं और तनख्वाहों के लिए पैसे देते हैं। अगर कोई रिसर्च होती है तो हम जो रिसर्चर करते हैं उसको गालियां देते हैं। अब देखें, हमने पाइड में बड़ा अच्छा काम किया था, बड़ी रिसर्च की थी, पार्लियामेंट हमारे पीछे पड़ गया। सेनेट कहता है तुमने काम क्यों किया, सेनेट कह रहा है तुमने काम किया, एसएन इकबाल कहता है तुमने काम क्यों किया। तो जब ये होगा आप मुझे बताइए क्या तरक्की होनी। ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ना रिसर्च है। रिसर्च हम पॉलिसी बनाते हैं तो हम कंसल्टेंट ले आते हैं। तो मुझे कोई तरीका बता दे जो हम इतना सेलिब्रेट करते हैं, ये पॉलिटिकली सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि these are all just the numbers which are not trickling down to the people of the Pakistan. Thank you so much, Dr. Saab. But they should trickle down through you, sir. They should trickle down through the media. Yes. मीडिया अगर देखेगा नहीं, मीडिया अगर पुराने सवाल पूछेगा तो फिर क्या लोग सीखेंगे? Exactly. That is the case कि भाई सवाल पूछते हैं तो फिर जवाबात ऐसे आ जाते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक ना जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा और सिदरतुल मुंतहा का सफ़र, बरकतों और फजीलत वाली रात शब मेराज में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। अहले ईमान बाबरकत रात की रहमतें समेटने में मसरूफ़ रहे। चलिए गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ आज शो में मौजूद है मजहबी स्कॉलर अल्लामा शारिक अहमद काशफी साहब। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। एक बहुत ही मुबारक रात का गुज़र हुआ है और हम सबको इस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में मज़ीद ऐसी रात लेकर आए हैं। और ख़ास तौर पे अब रमज़ान भी आने वाला है तो दुआ हमें तो फ़िलहाल यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसी तरह की रातें, इसी तरह की बाबरकत सातें और इसी तरह के माह रमज़ान हमारी ज़िंदगियों में वो लाता रहे। अल्लामा साहब, मैं चाहूँगा सफ़र मेराज पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें। क्या कुछ हुआ था और उसके बाद जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला से हम कलाम हुए, उन्होंने अपनी आँखों से देखा खुदा के नूर को, तो वह तमाम तर क्या सातें थी, क्या लम्हात थे, इसको ज़रा बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बॉल चैनल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया। देखिए, सबसे पहले अगर आपने देखा होगा तो आप बुनियादी बातें सुनते होंगे कि करीम आका दो आलम के मालिक मौला सफ़र मेराज के लिए गए। जो गौरतलब बात ये कि इतनी जो एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो दिखाई जा रही रात के वक्त,
उमूमन तो रात ये होता है कि अंधेरी हुई रात होती है, कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह ने इंतखाब किया रात का। मतलब बताया गया है कि अब वो मिलने वाले हैं कि जिनके दम से कायनात में रानाइयाँ हैं, रोशनियाँ हैं। मतलब कोई ये ना समझ ले कि रात के अंधेरे में कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, देखे मिलने कौन जा रहा है, और एक मेहमान जा रहा है, और हर मनाजिल पर मेज़बान तैयार खड़े हैं। वाह। मतलब कि ये बुराक तैयार खड़ा है जी। हुजूर को ले जाने के लिए। अब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफ़र शुरू होता है। उसके बाद आप देखें अंबिया अलैहिस्सलाम की आमद होती है और करीम आका को इमामत का मनसब मिलता है। मतलब ये दुनिया पर आश्कार करना था कि अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी बरगज़ीदा बंदे हैं, नबी हैं, इनमें अगर किसी को इमामत का मनसब हासिल है तो ख़ातम नबीन को हासिल है। बेशक। ये आश्कार सब चीज़ें हुई, और उसके बाद हर मनाजिल पर, आसमान के हर मनाजिल पर हुजूर का इस्तकबाल होता है। मतलब ये आप समझे इस बात को कि मेहमान पहुँच रहे हैं और साथ साथ उसके मेज़बान की तैयारी भी शुरू हो चुकी है जी। जनाब मूसा से मुलाकात होती है, जनाब आदम से मुलाकात होती है, और ये मुलाकात होते 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 एक पॉइंट पर पहुँचती है जिसे कहते हैं सिद्दतुल मुंतहा। यहाँ पर जिब्रील अमीन रुक जाते हैं। रसूलुल्लाह इससे आगे तो मेरी हद नहीं है। रुक गए एक जगह, जिब्रील भी कहने लगे आप जाओ प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम। मतलब दुरूद सलाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं। अब अब्दियत की जो इंतहा है और वो खालिक से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, उससे पहले माक़बल जन्नत की सैर कराई जाती है। जन्नत की नेमतों के मुतालिक बताया जाता है कि जन्नतें किन लोगों के लिए है, और फिर जब जन्नत में क्या है, कदमों की आवाज़ आती है। तो पूछे जिब्रील कदमों की आवाज़ किसकी है? तो कहा कि आपका आशिक चलता दुनिया में है, लेकिन आवाज़ कदमों की जन्नत में आती है। और फिर आगे की तरफ जाते हैं, दोज़ख के अहवाल बताए जाते हैं कि किन लोगों के लिए दोज़ख की ये होलनाकियाँ हैं। झूठ, ग़ीबत, सूदखोर, बदनिगाही करने वाली, सारी चीज़ें बताई जाती। उम्मत को ये सबक दिया जाता है कि जन्नत किसे दी जाएगी, दोज़ख किन लोगों के लिए, दोज़ख से बचने के कौन से अवामिल हैं। मतलब अगर इस बात को सफ़र मेराज को हम इस तरह लें कि सफ़र मेराज उम्मत के लिए ये भी बताई जाती है कि जन्नत किन के लिए है, दोज़ख से बचने के वो क्या तरीक़ेकार हैं। और उसके बाद याद रखिए कि जब आपको कोई बड़ा अवार्ड मिलता है ना, सब चीज़ें आप भूल जाते हो। मतलब बड़ा अवार्ड के बाद तो कुछ भी नहीं बचता ना जी। आप मुझे बताएं कि आप नमाज़ें पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते, कुछ भी करते हैं, इसका जो पॉइंट होता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए जी। और जब हबीब को अल्लाह से मुलाकात हो रही हो, उस वक्त भी वह अल्लाह की बारगाह में अपने जमात के, अपनी उम्मत के सालिहीन का जिक्र करें, अपनी उम्मती का जिक्र करें। मतलब ये कि इतने लेवल पे पहुंचने के बाद, जब आप पहुंचने के बाद आप सब भूल जाते हो, लेकिन हुजूर ने अपनी उम्मती को याद किया। वाह। याद किया, अपने उम्मती के अहवाल बयान किए, उनको याद किया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला तो करीम ज़ात है ना, जाहिर है रब ताला भी करीम, प्यारे आका भी करीम। दो करीमों ने एक गुनाहगार की बनाई है, उम्मत की बनी है करीमों की वजह से ना। तो करीम आका की बारगाह जब पहुंची अल्लाह की बारगाह में, तो कैसे हो सकता था कि उम्मत को भूल जाए। अल्लाह का दीदार हुआ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने करीम की मंशा को जाना। जाहिर है जो नबी मेरा भला करे, मेरी बख्शिशों की दुआ करे, मुझे भूल जाए वो अशर में, मेरे दुश्मनों की ये भूल है। तो करीम आका वहाँ भी पहचानते हैं हमें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने न सिर्फ उन्हें अपना दीदार दिया, बल्कि एक तोहफ़ा दिया। दुनिया में सारे तोहफ़े ज़मीन में मिले जी, लेकिन एक तोहफ़ा नमाज, वो उसको बुलाकर दिया गया। अल्लाह साहब, मैं यही आपसे सवाल करने जा रहा था। आपने कहा कि अपने महबूब को बुलाया गया, अपने आशिक को बुलाया गया और दिखाया गया, वो बॉर्डर लाइन दिखा दी गई कि क्या किया जाएगा तो उम्मत जो है या उम्मती दोज़ख में जाएंगे, क्या करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। और ये जो जन्नत में जाने की कुंजी है, उसका तोहफ़ा भी उसी रात को बख्श दिया गया। इसके हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ा। देखिए, सबसे पहले समझिए कि लोग समझते हैं कि सिर्फ नमाज है ना, मतलब एक बात समझते हैं नमाज चार लफ्ज़ों का मजमूआ है। नहीं जी, अगर आप नमाज देखते हो तो नमाज सिर्फ नमाज नहीं बल्कि कैफियत और रमक का नाम है। मतलब एक शख्स है जो खड़ा होता है और कहता है मैं मुजरिम हूँ, हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, कहता है कुछ भी नहीं हूँ मैं। अपने आप को इस जो नियाजिम के बाद लेके आता है। नमाज पढ़ने के लिए कुरान पढ़ना ज़रूरी है। मतलब एक डायरेक्टरी तो आप चेक करो, एक नमाज है, वो नमाज के लिए खड़ा होता है, आजिज़ बनता है, अपने आप को कहता है कि मैं मुजरिम हूँ, हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, और फिर वो कुरान पढ़ता है।
फिर कुरान पढ़ने के साथ साथ वो अल्लाह की हम्द सना बयान करता है। हम्द सना बयान करने के बाद कुरान की आयतें पढ़ने के बाद जब अतहियात में बैठता है तो करीम आका की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ता है। सुभान अल्लाह। फिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने वालिदैन के लिए भी दुआ मांगता है। मतलब एक नमाज ने पूरी डायरेक्टिव बता दी कि अगर आप नमाज पढ़ते हो तो सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है। लेकिन जो मैं बात बता रहा मकसूद है कि नमाज जो दिया, इस तोहफे में एक राज, एक पॉइंट और छुपा था। वो छुपा ये था कि ज़ाहिर करीम आका ने कहा कि इतनी स्टीम लेवल की चीज़ मिल गई, अल्लाह के यानी कि दीदार हो गया। तो ज़ाहिर जो होते हैं ना, कहते हैं कि हम तो जो अल्लाह का महबूब है वो हमारा भी महबूब है, जो अल्लाह का महबूब हमारा भी महबूब है। अब वो जब पहुँचे अल्लाह की बारगाह में तो ये कैसे हो सकता था कि जो अपने लिए पसंद करे हुजूर हमारे लिए पसंद ना करे। अल्लाह ने मंशा जानी और कहा कि हबीब तुम्हारे जो उम्मती नमाजी होंगे ना, कल बरोज़े क़यामत, बरोज़े यानी कि जब जन्नत में, उससे मेरा दीदार नसीब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मतलब करीम आका दीदार करे, मंशा जान ले अल्लाह कि इनकी मंशा ये है कि मेरी उम्मती भी दीदार करें। तो तोहफ़ा नमाज क्या दिया गया, मुकम्मल डायरेक्टरी के साथ दिया गया। ये पढ़ोगे तो आजिज़ बनोगे, बनोगे तो कारी बनोगे, बनोगे तो मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ोगे सारे काम करने के बाद। फिर फ़ायदा ये होगा कि इस नमाज का कल जन्नत में तुम्हें मेरा दीदार नसीब हो जाएगा। सिला भी बता दिया गया। अल्लामा साहब, जहाँ पे नमाज की इतनी अहमियत है तो रोज़े के लिए भी तलकीन की गई है। मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर भी रोशनी डालें। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ शब मेराज वाले दिन का रोज़ा रखना चाहिए और बहुत फजीलत है उसकी, नो डाउट है, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि जी एक रोज़ा नहीं रखना, 2 रोज़े रखने चाहिए। मैं चाहूँगी कि आप शब मेराज के दिन के रोज़े की फजीलत बयान करें और साथ में ये भी चीज़ हमें ज़रा वाज़ह करें कि आया ये बात दुरुस्त है कि 2 रोज़े रखने चाहिए या एक भी रोज़ा रख लिया तो ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम समझें कि रोज़ा और फाके में फ़र्क क्या है। जी, मतलब रोज़ा तो ठीक है, एक वक्त आप कुछ नहीं खाते हो तो उसको आप रोज़ा काउंट करते हो, लेकिन साथ साथ रोज़े की कुछ लवाज़मात भी हैं। आपने सवाल किया कि एक रोज़ा रखना चाहिए, 2 रोज़ा रखना चाहिए। देखिए, अगर वैसे कोई ख़ास अयाम रातें आ जाएँ तो एक रोज़ा रख लें, कोई मसला नहीं है। ख़ास जो बताया गया 9-10 मुहर्रम के हवाले से बताया गया कि इसके साथ 10 का मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए। अगर कोई शख्स आम हालत में, आम ज़िंदगी में कोई रोज़ा रखता है, एक नफिल रोज़ा रखे, अगर वो जुम्मे के दिन रोज़ा रखता है तो उसे चाहिए कि जुम्मे के दिन तन्हा रोज़ा ना रखे, जुमरात के साथ रखे या जुम्मे के साथ हफ्ता मिला ले। तो उसके लिए हुक्म यह है कि एक तन्हा जुम्मे का रोज़ा ना रखा जाए। लेकिन अगर कोई ख़ास अयाम रातें आ रही हैं जो जुम्मे के दिन पड़ रही हैं तो बेहतर यही कि 2-2 रोज़े रख ले। अगर इसके अलावा कोई अयाम ऐसे आए कि जो जुम्मे के अलावा हो तो एक रोज़ा भी रख ले तो कोई मसला नहीं है। जितनी मजबूत जो है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। मैं दोबारा से ज़रा सफ़र मेराज की बात करना चाहूँगा। मेरी तस्सीह फरमाइएगा अगर मैं गलत हूँ, क्योंकि खुदा ताला का दीदार या तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुआ या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नसीब हुआ, ऐसा ही है या फिर किसी दूसरे भी पैगम्बर या अंबिया को उनका नसीब हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे जी, कलाम करते थे अल्लाह को, कलाम करते थे। जब उन्होंने कहा कि मुझे भी दीदार चाहिए तो फिर डिमांड की वहाँ पे, जी, वहाँ पे डिमांड थी जी, और यहाँ पर अता है। बस यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हमारी ये औकात तो नहीं कि हम इन वाक़यात में फ़र्क ला सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें। अगर इन दोनों को, क्योंकि एक कोहे तूर पे जा रहे हैं और एक सिदरतुल मुंतहा पे जा रहे हैं, मंशा भी एक है, खुदा का एक से कलाम कर रहा है, एक को मुलाकात का शर्फ बख्श रहा है। तो मैं चाहूँगा इन दोनों वाक़यात को ज़रा आप हमें बताएं। और मैं इसको करेक्ट अल्फाज में नहीं कह पा रहा, मेरे जहन में आ रहा है कि अफजल तरीन सफ़र कौन सा है, लेकिन अगर आप मेरा सवाल समझ गए तो उसको फिर मेरा जवाब। देखिए, सबसे पहले तो समझे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है ना, जिसकी वजह से कायनात बनाई गई जी, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर मुझे तुम्हें बनाना मकसूद ना तो कायनात भी ना बनाते आप। हुजूर की ज़ात वाला तो वो है। कुछ नबी है कलीमुल्लाह, जिनको जनाब मूसा कलीमुल्लाह है जी, जनाब आदम सफ़ीउल्लाह है, जनाब ईसा रूहुल्लाह है। हुजूर की जो ज़ात मुबारक है, तमाम अम्बिया की जो मौज़ात है ना, कि सरापा मौज़ा है। वाह, मतलब तमाम मैंने आपसे पहले बात कही थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब क्या नाम है इमामत का मनसब दिया गया तो ये बता दिया गया जी हाँ, कि जो खुसूसियात, जो सिफ़ात सब नबियों के अंदर मौजूद है ना, डिफरेंट तना डिजिट अलग अलग है, ये सारे डिजिट एक साथ मौजूद हैं मेरे करीम हबीब पर। बिल्कुल ठीक। अब दोनों सफ़रों की अगर बात करते हैं जी, एक तरफ मैंने कहा डिमांड है जी, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ठीक, कलीमुल्लाह तो थे जी ना, मतलब नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। और दूसरी तरफ बुलाया जाता है, चाहत है। अच्छा, बहुत से लोग, मैं बात करना चाहूँगा, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं अल्लाह का दीदार नहीं हुआ। तो मेरा एक सवाल है कि अगर अल्लाह का दीदार मिसाल के तौर पर अगर हो जाता है तो उनका नुकसान क्या है? ठीक,
उम्मत का तो फ़ायदा है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से आपने बड़े ज़बरदस्त जो है वो दरिया को कूज़े में बंद कर दिया। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब तशरीफ़ आवरी का। और हमने एक बहुत ही अहम मामला और एक बहुत ही अहम ये दिन था, बहुत ही अहम रात थी। दुआ यही है कि खुदा ताला तमाम तर मुसलमान जो पूरी दुनिया में हैं उनके नसीब में ये रातें और इस तरह की मज़ीद सातें लाता रहे। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम में से कई अफराद पुरसुकून नींद से महरूम रहते हैं, लेकिन ये मसला अगर तवील हो जाए तो इंतहाई ख़तरनाक हो जाता है। खलल वाली नींद के हवाले से कई तहकीकात हैं और ये एक तहकीक है जिसमें बताया जा रहा है कि ऐसे अफराद जिनकी उम्र 40 साल से ज़ायद हो जाए और उन्हें बार बार खलल वाली नींद की वजह से मुस्तकबिल में डेमेंशिया होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। डेमेंशिया जो ख़ुद एक ख़तरनाक हालत है, इसमें याददाश्त, सोच, हिसाब किताब, सीखने की सलाहियत, ज़बान और फ़ैसला करने की सलाहियत ख़त्म होती जाती है। माहिरीन के मुताबिक ये एक अलग थलग बीमारी नहीं है, बल्कि ज़ाहरी शक्लों का एक पूरा ग्रुप है जो दिमाग को मुतासर करता है। ये डिमेंशिया जो है बुनियादी तौर पर बूढ़े अफराद को मुतासर करता है, लेकिन ये उम्र बढ़ने का आम हिस्सा नहीं है। हाल ही में जो रिसर्च हुई है उसमें एक टीम ने 10 साल के अरसे में 18,000 से ज़ायद बालिग़ अफराद की नींद की आदत का तज्ज़िया किया। अब ये रिसर्च तमाम तर क्या कहती है, डिमेंशिया कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, इसी पे बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल आफरीदी साहब। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या है डिमेंशिया, कितना ख़तरनाक है ये? बिस्मिल्लाह। दरअसल बात यह है, मुझे तो खुशी है कि नींद का जो मौजू आज चुना गया है और ये बहुत अहमियत की हामिल है। हमारी एक तिहाई ज़िंदगी इस नींद की हालत में गुजरती है और नींद की जो नेमत है उससे हम बहुत भरपूर फ़ायदा नहीं उठाते। कोई 8 साल पहले जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो जर्नल है उसमें मैंने एक एडिटोरियल लिखा था कि नींद जो है अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमत है, उससे हम फ़ायदा कम उठाते हैं। आजकल नौजवानों में देखा गया है कि वो बहुत सारे ये मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए उससे ब्लू लाइट निकलती है जिससे नींद के मसले मसाइल होते हैं। ये भी देखा गया है कि तकरीबन 1/3 लोगों को ज़िंदगी में कभी न कभी नींद का मसला रहा है और इंसोम्निया रहा है और उसकी वजह से उसकी कारकर्दगी ख़राब हो जाती है। क्यों? नींद एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें हार्मोन हमारे क़ुव्वत मुदाफ़त ठीक होती है, कॉग्निशन यानी हमारी फ़हम ठीक होती है, कारकर्दगी टास्क बिहेवियर ठीक होता है और उसके अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उससे जो है उदासी, मायूसी और घबराहट होती है। ये भी देखा गया है कि हम पानी के बगैर तो 7 दिन ज़िंदा रह सकते हैं और अगर न खाएं पिएं यानी खाने के बगैर 50-60 दिन ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन नींद के लिए एक स्टूडेंट ने 1964 में, गार्डनर नाम का स्टूडेंट था, उसने सैन डिएगो में अपने आप पर किया और उसने रिकॉर्ड कायम किया कि 11 दिन तक वो ज़िंदा रहा। ज़्यादातर लोग उससे पहले ही फौत हो जाते हैं क्योंकि नींद की वजह से जो हमारे जिस्म में ग्रोथ हार्मोन और दूसरी चीज़ें निकलती हैं उससे। और ये भी देखा गया कि वो जब तीसरा दिन था, फुटबॉलर नहीं था, वो अपने आप को फुटबॉलर समझ रहा था और वो ऐसी हरकतें कर रहा था जैसे कोई फुटबॉलर हो। तो इसका मतलब ये है कि मरने से पहले अगर हम चीज़ ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नींद अगर 10 घंटे की हो, 8 घंटे की हो, 6 घंटे की हो, एक साथ ली जाए या ब्रेक की जाए और कुछ घंटे पहले कुछ घंटे बाद की पूरी की जा सकती है? एंड बाय द वे बहुत से लोग नाइट शिफ्ट करते हैं तो वो जाहिर सी बात है दिन में सोते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस वक्त सो रहे हैं, क्योंकि रात में तो बेचारे नहीं सो पा रहे। बहुत ज़रूरी है कि नींद का टाइम और उसका ड्यूरेशन और क्वालिटी। अब उसमें यह है कि रात की जो नींद है, रात 10 बजे से लेके 6 बजे तक जो नींद है वो बेस्ट नींद है। उसमें जो है अगर हम 12:30 बजे के बाद सोएंगे तो वो क्वालिटी वाली स्लीप मिलेगी नहीं जो रिवाइटैलिटी के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके बाद जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के बाद रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है जिसमें हम वो करते हैं, दिमाग की रिवाइटैलिटी होती है, उसके 90 मिनट चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि अगर हम 12:30 बजे के बाद सोएंगे तो हमें वो क्वालिटी वाली स्लीप मिलेगी नहीं जिसका फ़ायदा हो। और दूसरी बात ये कि ये जो है रात की नींद भरपूर जो अंधेरा हो उसके अंदर जो है वो हमारे जो है ये देखा गया है कि जो पाइनल ग्लैंड है हमारा दिमाग में घड़ी है, उसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं,
उसकी जो है वो खुराक क्या है, दिन के अंदर जब सूरज की रोशनी में पाइनल ग्लैंड काम बंद कर देता है और घुप अंधेरा जब हो जाए तो काम शुरू कर देता है। तो लिहाजा शाम को अगर हम हल्की धूप में वॉक करें तो उससे जो है नींद का फ़ायदा होता है। अच्छा, अगर हम ये भी देखा गया है कि कुछ लोग जो है देर से खाना खाते हैं, उससे भी डिस्टर्बेंस होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नींद को फ़रोग़ देती हैं। मसलन आप इवनिंग में अगर एक्सरसाइज करेंगे और सन एक्सपोजर लेंगे तो उससे जो है आँख के थ्रू जो है सूरज की रोशनी जाएगी और दिमाग की जो घड़ी है बायोलॉजिकल क्लॉक, उसमें जो पाइनल ग्लैंड को ये वो करेगी, जिसकी वजह से नींद का सिस्टम ठीक होगा, जो सर्केडियन सर्कल है। अगर हम न सोएं तो न सिर्फ हमारी कारकर्दगी, चाहे स्टूडेंट हो उसकी कारकर्दगी ख़राब होती है, बल्कि हमारी जो है कॉग्निशन के साथ साथ यादाश्त ख़राब होती है और आगे चलकर ये इंसोमिया भी कर सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा कहीं इम्यूनिटी, हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो ख़राब हो जाती है, दिल की बीमारियाँ होती हैं और उसके साथ साथ हमारे वज़न से भी उसका ताल्लुक़ है। बिल्कुल। तो ये जो रात की शिफ्ट वाले लोग हैं उनमें देखा गया है कि नींद जो है अगर वो नहीं लेते तो रात की जो ज़रूरत होती है उनमें अल्सर होते हैं, मैदे में तेज़ाब निकलता है। और बिल्कुल, यानी कि डीप स्लीप जो है वो ज़रूरी है और जितना अच्छा नींद लेंगे आप उतना आपकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। डॉक्टर अफरीदी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलिए अब वक्त हो गया है मौसम जान लेने का। आज मुल्क के कौन से हिस्से में मौसम कैसा रहेगा, कहाँ बर्फ़बारी है और कहाँ पे बारिश होने जा रही है। इसके अलावा कराची की जो हम सूरत हाल देख रहे हैं वो ये कि अभी जनवरी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को पंखा चलाने के दिन के औकात में ज़रूरत पेश आ गई है। तो बाकी मुल्क में क्या मौसम की सूरत हाल है? ओवर टू यू सोनिया। अब वक्त हो जाता है वेदर अपडेट्स का। कई रोज़ के खुश मौसम के बाद आज शाम से बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। शुमाली इलाकों में मौसम जो है वो अभी तक सर्द है, अलबत्ता ज़ेरे सिंध और कराची में शदीद जो है वो सर्दी जारी है, बल्कि उसमें अब कमी आती चली जा रही है। अगर अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची में बादलों का राज रहेगा और बादलों के साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 13 और जो मैक्सिमम जाएगा वो जाएगा 29 डिग्रीज तक। बात करते हैं कुछ हैदराबाद की, तो हैदराबाद में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 15 और मैक्सिमम जाएगा 29 डिग्रीज तक। मीरपुर खास की बात करें तो मीरपुर खास में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 13, स्काई जो है वो क्लियर रहेगा और मैक्सिमम जाएगा 29 डिग्रीज तक। जबकि नवाबशाह में आज जो मिनिमम दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है वो है 12 और मैक्सिमम जाने की उम्मीद है 28 डिग्रीज तक। अब जिसकी बात करनी है वो है लाड़काना, और लाड़काना में जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 11 और मैक्सिमम जाएगा 28 डिग्रीज तक और सूरज जो है वो चमकता रहेगा। गवादर लेकर चलते हैं आपको, तो गवादर में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 17, स्काई क्लियर रहेगा और साथ में मैक्सिमम जाएगा 26 डिग्रीज तक। कोयटा में जबकि बादलों का राज बरकरार है और मिनिमम टेम्परेचर के साथ होगा जनाब 1 और मैक्सिमम जाएगा 17 डिग्रीज तक। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में आज जो मिनिमम दर्जे हरारत एक्सपेक्टेड है वो है 8 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्रीज तक, जबकि बादल जो हैं वो आते जाते रहेंगे। और अब बात करते हैं लाहौर की, तो लाहौर में जो आज मिनिमम टेम्परेचर है वो होगा 6 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्रीज तक और यहाँ पर भी पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। लेकर चलते हैं आपको फैसलाबाद, तो फैसलाबाद में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 7 और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्रीज तक और यहाँ पर भी सूरज चमकता रहेगा। बात करते हैं अब शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 9 और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्रीज तक और यहाँ पर भी बादलों का राज बरकरार रहेगा। वहीं की बराबर में ज़रा सा और आगे मरी की बात करते हैं, तो मरी में आज बारिश का इम्कान है। जी हाँ, तो सर्दी तो बढ़नी ही है। मिनिमम टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड है वो है 6 और मैक्सिमम जाएगा 16 डिग्रीज तक, जबकि पेशावर में आज जो है मौसम अच्छा और खुशगवार रहने का इम्कान और दर्जे हरारत जो मिनिमम एक्सपेक्टेड है वो है 9 और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 22 डिग्रीज तक। और इसके बाद जो है ब्रेक का वक्त आ गया है और अब ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बहुत सारे सेगमेंट्स के साथ। लेट्स टेक अ ब्रेक।
आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। अब बात कर लेते हैं सियासत की। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के चौथे राउंड होने का आज इम्कान है। स्पीकर अयाज सादिक ने इजलास किया है आज तलब, और मुज़ाकरात का ये जो चौथा दौर है दिन 11:15 बजे ये शुरू होगा। इन कैमरा इजलास है, इसकी सदारत अयाज सादिक करेंगे। लेकिन इससे पहले जो कुछ हो चुका है, अब इसकी क्या अफादियत रह जाती है, हम इस पर बात कर लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। और मैं ना मानूं कि रट से अब मामलात यहाँ तक आ गए हैं कि आखिरी दौर है, और ये आखिरी दौर आपको कुछ फ्रूटफुल लग रहा है? जितना उतार चढ़ाव आया है दूसरी पार्टी की टोन में, तो क्या कहेंगे आप? देखिए फैसल, अब तो सबको पता चल गया है, और मेरा ख्याल अब कोई ये दो राय इसमें नहीं है कि ये चौथे राउंड से पहले जो थोड़ी सी फिजा बनती नजर आ रही थी, उसको पीटीआई के लीडर्स ने, और ख़ास तौर पे पीटीआई के लीडर बानी पीटीआई ने जिस अंदाज से बयान दिए और जिस तरीके से गौर खान उनसे मिलने के बाद आए और आखिरी उन्होंने बयान दिया कि जी हमारी तो कोई बात नहीं मानी जा रही, लिहाजा हम बातचीत नहीं करेंगे। इस तरह बाकी लीडरों ने बयान बदल के दिए। देखें, कभी उन्होंने कहा कि जी आप सिर्फ इस बात का ऐलान कर दें कि 9 मई पे और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा यही नहीं करते तो आप कम से कम टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो बता दें क्या होंगे। तो इसके जवाब में हुकूमती जो कमेटी है उसके सरबराह जो है ना, जिस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की है, वो तो बार बार एक ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप जब तक आके बैठेंगे नहीं, बात नहीं होगी, हम आपको क्यों बताएं, या ये कैसे हम पब्लिक में बात करें, जबकि एक फोरम तय कर दिया गया है। फोरम तय कर दिया गया स्पीकर साहब का, वहाँ जाएंगे, बैठ के बात करेंगे, उसके बाद फिर आप अपनी डिमांड दें। और आपने जो लिख के दिए डिमांड, उसके जवाब में हमने आपको कहा था कि हमें आप 7 दिन दे दें। 7 दिन जो आज मुकम्मल हो रहे हैं, इस दौरान हम आपको फिर जवाब देंगे, उस दिन जवाब देंगे। आपने देखा फैसल कि उन्होंने जल्दबाजी में बयान दिया, फिर सॉरी करके वापस आए, अच्छा जी आप ये कर दें तो हम बैठने की तैयार हैं। देखिए, बुनियादी सवाल एक ही है फैसल स्टेज पे। अब उनको नजर आ रहा है कि शायद हमें यहाँ से कुछ मिलेगा, और दूसरी बात यह कि उनको लग रहा है कि जी हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग हमारे साथ हैं, लिहाजा जो हम कहेंगे बात मानी जाएगी। तो ऐसा नहीं है। फिर आपने देखा दरमियान में एक ऐसा मौका भी आया कि जब आर्मी चीफ से गौर खान की और अपने सीएम चीफ केपी की मुलाकात होती है, वहाँ से बानी पीटीआई भी जेल में बैठ के कहते हैं कि बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा हुआ है। अभी देखें, एक तरफ टिक के नहीं बैठ रहे ना, ये एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात करने में वैसे तो बहुत हमेशा यही कहा हमसे बात करेंगे, लेकिन आर्मी चीफ ने जब बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी बातचीत जो है ना ये सियासी लोगों के दरमियान होगी, आप हुकूमत के पास ही जाएंगे तो बैठ के बात करेंगे तो बात बनेगी। इरफान सिद्दीकी जो कमेटी के चेयरमैन गवर्नमेंट की तरफ बार बार कह रहे हैं कि भी बातचीत जो है वो सड़क पे नहीं होती, बयानों से नहीं होती, अखबारात के जरिए नहीं होती। जब एक फोरम है, आए बैठ के बात करते हैं, आपकी मुतालबात हैं, हम आपको बताएंगे हमारी क्या मुश्किलात हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है हिस्टोरियन फैसल जो लिखेगा वो यही लिखेगा कि भी बातचीत को आपने बगैर किसी कंक्लूजन के आपने उसको बंद कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि आपकी प्रायर कंडीशन है। देखें, प्रायर कंडीशन के साथ फैसल दुनिया में आप 2 इंडिविजुअल की बात हो, 2 मुल्कों की बात हो, आलमी जंग की बात हो, कुछ भी हो, बातचीत का दरवाजा खुला रखना चाहिए। देखें, अभी जो मिसालें हैं, वियतनाम की जंग आप देखें 10 साल हुई, 54 से 64 तक, ठीक है, वहां पे भी क्या हुआ, लड़ाई हो रही थी, पेरिस में बातचीत चल रही थी उनकी। इसी तरह से आप देख लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, लड़ाई हो रही थी, बातचीत हो रही थी। अभी भी आप देख लें जो हुआ है हमास के दरमियान और इसराइल के दरमियान बातचीत के नतीजे में कोई ब्रेक थ्रू हुआ है। इसी तरह कहा जा रहा है कि यूक्रेन का मामला भी बातचीत के जरिए हल होगा। तो लिहाजा ये कहना कि जी आपने हमारी बात नहीं मानी तो बात खत्म, मेरा अपना ख्याल है सियासी तौर पे ये ऑप्शन अपने लिए खुद खत्म कर रहे हैं पीटीआई के लोग। ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। भले आपसे कोई 100% भी अगर यकीन कर ले कि आपके मुतालबात सही हैं, तो उसका तरीकाकार है कि जी अनलेस यू सिट एट द टेबल, आपके साथ कोई बात नहीं होगी, कोई बात कामयाबी की तरफ नहीं जाएगी। तो मेरा ख्याल है आज तो अब देखें वन साइडेड ही ये एक अफेयर होने जा रहा है, और मेरा ख्याल है हुकूमती साइड तो जो एक बात तय की गई थी उसके मुताबिक वहाँ बैठ रहे हैं। ये पीटीआई वाले ना जाके मेरा ख्याल है ये सियासी तौर पे इनको नुकसान होगा। दूसरी बात है फैसल जो मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सारे लोग जो उनके साथ खड़े थे उनको दूर कर दिया। अभी आप देख लें, अच्छा जई साहब कहते हैं कि मैं इनसे बात नहीं कर सकता,
इसी तरह आप देख लें फजल रहमान साहब जो कहते हैं मुझे कोई पता नहीं कि मुझे कोई वो एहतशाम साहब इसलिए भी ना आपस में ही कोई क्लैरिटी जब समझ में नहीं आ रही है तो फिर जो हलीफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कैसे एतमाद करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर अ टाइम। देखते हैं इसका जो आखिरी दौर है अब इसका क्या नतीजा निकलता है। खैर जरा आगे बढ़ते हैं। बहुत घूम फिर रही हैं। घूम फिर तो रही, मुझे बताएं आपका लाइसेंस रिन्यू हुआ है कि नहीं? आपने पूछना चाहिए आपका लाइसेंस बना हुआ या नहीं? बना हुआ भी नहीं, डोंट टेल मी। ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारे, मुझे पता था कि बना ये होगा, बहुत सारे नहीं, नहीं, ये आपको पता है बहुत सारे कराची वालों का बहुत बड़ा मसला है, लाइसेंस नहीं होता उनके पास, बस ऐसे ही चल रहे होते हैं सड़क पे। तो इसीलिए जो है ना आसानी के लिए हमने लाइसेंस क्या होता है तो फिर हुआ ये कि सोनिया गई एक ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच और वहाँ पे वो आपको बताएंगे कि अगर आपने अभी तक अल्लाह का वास्ता नहीं बनाया है और आप ऐसे ही चल रहे कराची की सड़कों पे या कहीं भी, तो आप प्लीज़ जाएं बनाएं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बनाना कितना आसान हो चुका है। जी बिल्कुल, बहुत आसान है। चलिए जरा साथ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सोनिया और आज मैं मौजूद हूँ ड्राइविंग लाइसेंस क्लिफ्टन ब्रांच में। और यहाँ पर आने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल कितना आसान कितना मुश्किल ये बताना, और साथ साथ कराची में बढ़ते हुए जो हमारे हालात हैं, वो जो शहर में आप लोग देख रहे हैं, सड़कों के हालात के अलावा जो ट्रैफिक के हालात हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि ये इस तरह के हालात क्यों पैदा हो गए, क्यों ट्रैफिक पुलिस को लोग ब्लेम ज़्यादा देते हैं, क्यों लाइसेंस के हुसूल के लिए लोग भागे भागे फिरते हैं। ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब लेंगे हम DIG लाइसेंस से, और साथ में हम ये पूरा जो विज़िट करवाएंगे आपको ये क्लिफ्टन की ब्रांच लाइसेंस की, और जानेंगे कि सारा प्रोसीजर है क्या, लाइसेंस का हुसूल है वो मुमकिन किस तरह से बनाया जाता है, और इसके अलावा जो भी इनके प्रोसीजर्स हैं वो आपको दिखाएंगे ताकि आप सभी लोग बआसानी लाइसेंस ले सकें। तो आइए फिर मेरे साथ चलिए। व्यूअर्स, इस वक्त मैं जहां खड़ी हुई हूं आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पर एक बिल्डिंग है और ये रिन्यूअल हॉल कहलाता है, यानी कि आपका लाइसेंस अगर एक्सपायर हो जाए और आपको रिन्यू करवाना हो तो क्या प्रोसेस है वो अंदर जाके पता चलेगा। आइए मेरे साथ। किस तरह से रिन्यूअल लाइसेंस आपको मिलेगा? सबसे पहले आपको यहाँ अंदर आना पड़ेगा और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर काउंटर्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आकर काउंटर पर आपको स्लिप लेनी होगी, टोकन आपको मिलेगा, अनाउंसमेंट होगी आपके टोकन नंबर की। टोकन लेने के बाद आपको जाना है यहाँ पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का अपना काउंटर मौजूद है, ये फ़ी काउंटर है। उसी वक्त ऑन द स्पॉट आप अपने रिन्यूअल लाइसेंस के लिए फ़ी यहाँ पर पे करते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर बुलाया जाता है पिक्चर काउंटर के लिए। पिक्चर काउंटर के लिए बुलाकर आपको यहीं के यहीं ऑन द स्पॉट आपकी पिक्चर ले ली जाती है। पिक्चर लेने के बाद फिर आप आगे आते हैं। ये एक छोटा सा मेडिकल कैंप, मेडिकल रूम बना हुआ है जहाँ पर मेडिकल ऑफिसर मौजूद हैं और वो आपका मेडिकल करते हैं, आपकी आई टेस्टिंग होती है। सो मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद आपको इस काउंटर पर आना होता है। यहाँ पर आपको एक स्लिप मिलती है या रिसिप्ट मिलती है और वो रिसिप्ट आपको अपने पास रखनी है, क्योंकि आपका जो लाइसेंस है वो रिन्यूअल जो आपने दिया यहाँ पर आके वो आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा कुछ दिनों में। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग बनी हुई है, ये ख्वाजा ब्लॉक कहलाता है और यहाँ पर आप आकर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर आपने अपना लर्नर्स बनवाया हुआ है और आपको अपना परमानेंट लाइसेंस रिक्वायर्ड है सो आप यहाँ पर आ सकते हैं और देख सकते हैं। और आप देखिए मेरे राइट साइड पर काउंटर्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन काउंटर है और उसके बाद मेरे ख्याल से वही सारा सिलसिला है कि मेडिकल होता है, स्लिप मिलती है, टोकन लेकर आपको बैठना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर मलिक साहब। मुझसे जानते हैं कि सारा प्रोसेस होता कैसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे मैं हूँ और मुझे अपना लाइसेंस रिक्वायर्ड है, मैं आ गई हूँ, तो मुझे बताइए प्रोसीजर क्या है, किस तरह मैं कहाँ पहले जाऊँ, क्या क्या करना है, प्रोसीजर मुझे थोड़ा सा समझाइए कि किस तरह से लाइसेंस लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप जैसे परमानेंट के लिए ये AD ख्वाजा ब्लॉक है, यहाँ सिर्फ परमानेंट लाइसेंस बनते हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेंट आएगा एंट्री हो जाएगा। तो इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं? इस समय हम लोग नेशनल बैंक के काउंटर में मौजूद हैं। जब डेटा एंट्री हो जाएगा तो वो एप्लीकेंट जब आएगा यहाँ पर अपनी फ़ी पे करेगा। फ़ी पे करने के बाद फिर उसकी यहाँ हो जाएगी पिक्चर। तो ये देखिए ये पिक्चर काउंटर भी मौजूद है, फ़ी काउंटर किया और फ़ी आपने सबमिट की और यहाँ पर पिक्चर आपने खिंचवा ली। उसके बाद कहाँ जाना है? सामने हमारा डॉक्टर बैठा हुआ है, वो मेडिकल होगा।
आई सेट का मेडिकल होता है उनका, फिटनेस का, उसके बाद फिर एकेडमिक टेस्ट हो जाएगा, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। चलिए अब मेडिकल टेस्ट देखते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेडिकल काउंटर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेडिकल टेस्ट हो रहा है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वो आई टेस्ट कर रहे हैं। और ये जो मेडिकल है कितनी देर का प्रोसेस है? वही तो उसी टाइम बस उसको बिठा के चेक करते हैं, आई साइड उसकी कितनी वीक है, ग्लासेस लगाते हैं या विद ग्लासेस के हैं, तो वो चेक किया जाता है और फिटनेस चेक की जाती है। और उसके बाद क्या यहाँ का प्रोसेस है? ये डन हो गया, फिर कहाँ जाना है? जब मेडिकल का हो जाएगा तो फिर वो अपना पेपर लेके यहाँ आएगा, यहाँ पर उनकी एंट्री होती है, एंट्री के बाद फिर उनको बिठाएंगे, एकेडमिक टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट होता है। ये देखिए पीछे, ये यहाँ पे इस वक्त जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये अपना टेस्ट दे रहे हैं, और ये टेस्ट देने के बाद फिर फ्री। जब ये टेस्ट अपना आप क्लियर कर लेंगे तो फिर फाइनल ड्राइविंग टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आपका लाइसेंस ओके हो गया। चलिए फिर आपको ड्राइविंग टेस्ट दिखाते हैं कि किस तरह से ड्राइविंग टेस्ट दिया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डीआईजी ड्राइविंग लाइसेंस इकबाल दारा साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सर मैं जानना चाहूँगी लाइसेंस के हवाले से कि लाइसेंस का हुसूल यूजुअली इतना इजी नहीं होता, लोग ज़रा घबराते हैं ऑफिस जाते हुए, और जिसकी वजह से वो लाइसेंस लेते भी नहीं हैं। सो आप लोगों ने क्या ऐसा इनिशिएटिव लिया है लाइसेंस को लेके कि लाइसेंस का हुसूल आसान हो गया है, ब्रांचेस और नई खुली हैं, लोगों को फैसिलिटेशन देने के लिए क्या आप लोगों ने इकदाम किए हैं? देखिए, दुनिया भर में लाइसेंसिंग का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका असूल बहुत मुश्किल होता है, उसके स्टैंडर्ड्स और उसके जो टेस्ट होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रोड यूज़र्स 70 से 80% जो हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने की, उनको वेलकम करते हैं। हमारे पास 11 ब्रांचेस हैं पूरे सिंध में ड्राइविंग लाइसेंसेस जो इशू कर रही हैं। उन 11 में से 7 ब्रांचेस कराची में हैं और 6 बाकी इंटीरियर सिंध में है। तो 9 to 5 लाइसेंस ब्रांचेस आपको लाइसेंसिंग की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। लास्ट सितंबर में हमने एक नया इनिशिएटिव लिया कि वो सर्विसेज आइडेंटिफाई की जो आपको जिनके लिए फ़िज़िकली आने की ब्रांच में ज़रूरत नहीं है, और वो 3 ऐसी सर्विसेज थी जिनको हमने ऑनलाइन कर लिया कि अब आप बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन पे, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे या किसी भी डिवाइस पे बैठ के लॉगिन करें, अकाउंट बनाएं, डिजिटल पेमेंट करें, आपको लर्नर लाइसेंस आपका जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगा। इसी तरह से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, वो आपको घर बैठे बैठे आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, अपने कवायफ अपलोड करेंगे, 48 आवर्स में मिल जाएगी। कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि बराए मेहरबानी लाइसेंस लेके गाड़ी चलाएं। खुदा ना खास्ता फैटल एक्सीडेंट आपसे होता है, तो फ़र्क इतना है कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसको हादसा कंसीडर किया जाएगा, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वो कत्ल का मुकदमा आप पे होगा। तो बराए मेहरबानी बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं, लाइसेंस हासिल करें, हमारी नज़दीक तरीन ब्रांच को विज़िट करें। इसी तरह से मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि बहुत यंग बच्चों को बाइक चलाने देते हैं, बराए मेहरबानी 18 साल की उम्र से कम बच्चों को बाइक ना चलाने दें, और जब वो 18 साल का हो जाए तो उसको अपने नियरेस्ट ब्रांच में लेके जाएं, लर्नर लाइसेंस बनवा के दें या ऑनलाइन बनवाएं, और उसके बाद 42 दिन के बाद उसको पक्का लाइसेंस लेके दें। थैंक यू सो वेरी मच। सो नाज़रीन, आपने देखा कि आप किस तरह से अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं, किस तरह से अगर आपको लाइसेंस बनाना है तो कैसे बनवा सकते हैं। सारा प्रोसीजर कितना आसान कर दिया है, और ये आप ट्रैक भी देख सकते हैं जहाँ पर आपको चला के गाड़ी जो है वो लाइसेंस मिलना है। सो हमने आपको हर चीज़ बहुत ही क्लियर कर दिखा दी है। जो लोग भी रिन्यू करवाना चाहते हैं लाइसेंस या बनवाना चाहते हैं वो किस तरह से आ सकते हैं, बनवा सकते हैं। सो ये था आज का सेगमेंट आउटडोर का। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन कहीं जाना नहीं है क्योंकि प्रोग्राम अभी बाकी है। दिस इज सोनिया सुंदर signing off.
चलें, अब जिन्होंने नहीं बनाया है वो जाके बना लें, जिनको रिन्यू कराना है, क्योंकि अब इतना आसान हो गया। देखिए अब बहुत आसान हो गया। सबसे आम बात इसमें ये, खुदा ना खास्ता अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपकी गाड़ी से हादसा हो जाता है वो कत्ल में शुमार होगा। तो इस तरह की कातिल ड्राइविंग जो है वो ना करें, ब्रेक ले लें। अब जो है वो ब्रेक का वक्त हो जाता है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जनाब। आज की दुनिया में जो प्राइवेसी है ना वो ख़त्म हो रही है। इंटरनेट की दुनिया ने ना दुनिया के तमाम इंसानों को एक दूसरे से जहां जोड़ा है, वहीं पर जो प्राइवेसी है बड़ा मसला बन गया है। ऐसे में आपका और मेरा जो पर्सनल डाटा है वो महफूज भी है या नहीं, ये कन्फ्यूजन बरकरार ज़रूर रहती है। बाय द वे आज 28 जनवरी की तारीख वर्ल्ड डेटा प्रोटेक्शन डे के तौर पे ये मनाया जाता है और यूरोप की काउंसिल ने, उसके वुज़रा ने, कमेटी ने इस दिन को डेटा प्रोटेक्शन डे के तौर पे नामजद किया गया था। इस साल का जो थीम है वो ये है, कंट्रोल योर डेटा। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जहाँ पे इंटरनेट का यूजेज बहुत ज़्यादा है, उसमें हम किस तरीके से अपने डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। IT एक्सपर्ट कंवल चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। कंवल, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो कंवल, जो थीम है इस साल का उसी से आगाज़ करते हैं, कंट्रोल योर डेटा। हम एज इंटरनेट यूज़र्स, राइट फ्रॉम कॉर्पोरेट यूज़र्स टू द टिकटॉकर्स एंड ऑल, आपको लगता है कि पाकिस्तान में हम इस चीज़ पे थोड़ी सी तवज्जो भी देते हैं कि व्हाट टू अपलोड एंड व्हाट नॉट टू अपलोड? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो कंटेंट अपलोड होता है, पूरी दुनिया में डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उसी तरह का कंटेंट अपलोड होता है जिस तरह का देखा जाता है। क्योंकि कंटेंट जो है वो ड्रिवन होता है, उसका जो एल्गोरिदम होता है वो ड्रिवन होता है, जो उसकी मोनेटाइजेशन होती है वो ड्रिवन होती है बाय द नंबर ऑफ व्यूज़ एंड द नंबर ऑफ कंप्लीट व्यूज़, द नंबर ऑफ शेयर्स, द नंबर ऑफ कमेंट्स जो कि उसके ऊपर दिए जाते हैं। तो कहीं पे भी उसी तरह का कंटेंट लोग बनाते हैं और अपलोड करते हैं जिस तरह का कंटेंट की डिमांड होती है, और पूरी दुनिया में यही फिनोमेना है कंटेंट के ऊपर। तो आप कंटेंट देख के, जो पाकिस्तानी कंटेंट है उससे देख के आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की सोसाइटी कैसी है। तो इससे दूसरा सवाल मेरा यही ड्रिवन है कि कितना कंट्रोल हमें रखना चाहिए इन तमाम तर चीज़ों पे। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल, इट्स अबाउट लर्निंग हाउ टू हैव दोज 2 फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन या इस तरह की चीज़, ताकि हम जो अपलोड कर रहे हैं वो करें, चाहे वो हमारी फैमिली पिक्चर हो या फिर हम किसी ऐप को एक्सेस कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ उसका ख्याल किस तरह रखा जाए कि ये लीक ना हो या ये इसकी प्राइवेसी बरकरार रहे। देखिए, एक तो सोशल मीडिया कंटेंट है, डिफरेंट चीज़ है, जिसकी मैंने पहले बात की कि वो एल्गोरिदम ड्रिवन है और व्यूज़ ड्रिवन है। मगर एक वो कंटेंट है जो कि आपका प्राइवेट, उसको कंटेंट नहीं कहते, वो आपका डेटा है जो कि आपके प्राइवेट, आपके फ़ोन पे है, या आपकी लेट्स से प्राइवेट पिक्चर्स हैं, या आपके पासवर्ड्स हैं, या आपकी प्राइवेट चैट्स हैं। तो उनकी आजकल तो बहुत सारे ऐसे स्कैम्स और अटैक्स आए हुए हैं जो कि उस डेटा को भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। बल्कि कल ही मैं बता रही थी, PTA ने जो है वो एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि क्रोम के, ये जो ब्राउज़र के डिफरेंट एक्सटेंशंस होते हैं, उसमें उन्होंने 16 एक्सटेंशंस की लिस्ट दी हुई है, जिसमें आ जाता है ChatGPT फॉर क्रोम, इंटरनेट सिटी, VPNs हैं जो कि आप आसानी से क्रोम पे क्लिक करके तो आप उसको कर सकते हैं। वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो सब हैक्ड हैं। वो आपकी जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, PII जिसे कहते हैं, जिसमें आपके पासवर्ड्स आ जाते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन आ जाती है, आपका और सारी डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड्स, वो सारी चीज़ें एक्सेस हो सकती हैं। उन एक्सटेंशंस के थ्रू हैकर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो बहुत, तो सबसे पहले तो ये कि वो देख लें जो PTA की एडवाइजरी है, ये एक इमिनेंट थ्रेट है, और उसको देख के आप अपने ब्राउज़र्स में देखें कि अगर उसमें से कोई भी एक्सटेंशन है आपने यूज़ किया तो अपने सारे पासवर्ड्स चेंज करें, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चेंज करें और उन एक्सटेंशंस को डिलीट करें। और वो आप देख सकते हैं, आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, सेटिंग्स पे, मोर टूल्स पे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि कौन सी। कमल, एक सवाल मेरे जहन में भी आया कि यूजुअली कभी अगर हम 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उसके बाद अगर आप कोई रील्स देखना शुरू कर दें तो जो आपकी बातचीत चल रही होती है उसके अकॉर्डिंगली या उससे रिलेटेड
चीज़ें और वीडियोस आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका फ़ोन इस हद तक कंट्रोल्ड है, आप एल्गोरिथम जो है वो आपकी बात सुन रहे हैं। सो मैं ये कैसे इस बात का तयन कर लूँ कि मेरा जो डेटा है उसकी प्राइवेसी जो है वो बरकरार रहेगी, जबकि वो मेरी आवाज़ सुनकर खाली वो चीज़ें जो हैं वो थ्रू कर रहा है। देखिए, जितनी ये बड़ी कंपनीज हैं, उसमें आप कह लें गूगल है, यूट्यूब है, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, फेसबुक है, इनकी जो मोनेटाइजेशन है वो एडवर्टिजमेंट के थ्रू होती है, ठीक है। और एडवर्टिजमेंट जो है वो जितना ज़्यादा टारगेटेड होगा, जितना वेल पोजिशनड होगा, जितना ज़्यादा लाइकली होगा कि आप उस पर क्लिक करें, उतना ज़्यादा वो रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। क्योंकि वैसे तो आपको गूगल इस्तेमाल करने के लिए कोई पैसे नहीं देने होते, आपको फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए कोई पैसे नहीं देने होते। तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूएशन, इतने बड़े बड़े कंपनी के कैप्स कैसे लग गए? इसी तरह लग गए कि उनकी सारी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो उनके एडवर्टिजमेंट रेवेन्यू है। तो इस वजह से अब तो एआई के दौर में उनके पास ऐसी एल्गोरिदम्स आ गए हैं कि वो आपको जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पता चले उन्हें कि आप कौन है, ताकि आपको उस तरह का एडवर्टिजमेंट दिखाएं जिसपे यू आर मोर लाइकली टू क्लिक। तो ये तो बहुत एक डिबेटेड भी बात है, इसके ऊपर बहुत ऑनलाइन डिबेट भी चली कि ये जो कंपनीज हैं ये हमारा डेटा स्टील कर, और स्टील इस तरह नहीं करती कि कोई वहाँ पे बैठा हुआ है और वो आपको आपका डेटा, कोई आदमी बैठा हुआ है या औरत बैठी हुई है जो कि आपका डेटा देख रही है। इट्स जस्ट बिग डेटा के वहाँ पे इंजन्स हैं, एआई है जो कि डिटरमिन करता है कि व्हाट इट इज दैट यू वांट टू सी, व्हाट इट इज दैट यू आर मोर लाइकली टू। कमल, एक जो लेमैन है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी इस चीज़ का पता ही नहीं कि जो डाटा है या आपकी प्राइवेसी है उसका लीक हो जाना कितना ख़तरनाक हो सकता है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर भी बात करें, क्योंकि बज़ाहिर लोग डाटा सुन तो रहे हैं, लेकिन व्हाट इज़ डाटा एक्चुअली और उसकी प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करें। देखिए, डेटा जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक वो डेटा है जो कि आपको वाकई ही माली नुकसान पहुंचा सकता है। वो डेटा है जो कि आपके पासवर्ड्स हैं, आपकी बैंकिंग एप्लीकेशंस, ऑनलाइन बैंकिंग के पासवर्ड्स हैं, वो इस तरह से हैक हो सकते हैं। किस तरह से हैक हो सकते हैं? एक जो मैंने आपको पहले बताया कि आपके कंप्यूटर में आपके कोई मलिशियस कोड के थ्रू, कोई मैलवेयर के थ्रू, कोई स्पाईवेयर के थ्रू, आपके होस्ट में, मतलब जो आपका कंप्यूटर या फ़ोन है उसके अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है जो कि आपके जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है उसको स्टील कर रहा है। दूसरा तरीका ये है जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक कहते हैं। वो क्या होता है कि कोई आपको कॉल करे और आपसे पूछे, आपको बातों में लगा के आपसे पूछ ले कि आपका कोई पासवर्ड आपसे ले ले, या आपको कि आपके पास कोई कोड आया है वो कोड मुझसे शेयर कर लें, और आपका व्हाट्सएप एक्सेस हो जाता है। अक्सर कोड अभी मुझे TCS आया है तो आप वो आपके फ़ोन पे कोड आया होगा, वो दे दें तो आपका TCS डिलीवर हो जाएगा। मैंने कहा तुम्हें लगता है पागल हूँ, तो मैं भी FIA को रिपोर्ट करती हूँ। मैंने वो नंबर FIA को रिपोर्ट कर दिया। तो इस तरह जो है वो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि सबसे पहले ये कि कोई भी ऐसा एक्सटेंशन, कोई भी ऐसी चीज़ डाउनलोड मत करें जो कि आपको जिसका पता नहीं है। अननोन एप्लीकेशंस मत डाउनलोड करें। नंबर 2, अपने परमिशंस जो है उनको बहुत गार्डेड रखें। आपका जो फ़ोन होता है, आपका लैपटॉप होता है, आपको पूछता है कि आपको किस ऐप को कितनी परमिशन देनी है, तो वो बिल्कुल उतनी ही परमिशंस दें जितनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ वेल नोन ऐप्स को, हर तरह की ऐप्स को परमिशन ना दें। नंबर 3, आपके पास अगर कोई ईमेल आती है और उसमें कोई भी लिंक है तो किसी भी अननोन लिंक को मत क्लिक करें, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एग्जीक्यूटेबल कोड हो सकता है जो कि आपके लैपटॉप में, आपके फ़ोन में कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल कर सकता है। नंबर 4, अगर आपके पास कोई पिक्चर भी आती है, कोई JPEG फाइल आती है कुछ, उसको भी, क्योंकि पिक्चर में भी कोड एम्बेड हो सकता है, तो उसको भी क्लिक मत करें। नंबर 5, आपको कहीं से भी कोई ऐसा लिंक आता है जो कि लेजिटिमेट आपको लग रहा है, जैसे आपके बैंक का लिंक है या कुछ, तो उसको अच्छी तरह से देख लें कि एग्जैक्टली लिंक में स्पेलिंग सब कुछ ठीक है या नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है, स्पूफिंग अटैक इसी को कहते हैं, फिशिंग अटैक इसी को कहते हैं, कि कोई प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो लेजिटिमेट वेबसाइट है। आपको लगेगा कि आपकी बैंक की वेबसाइट है, उसमें हमने यूज़र नेम पासवर्ड डाल देंगे, मगर एक्चुअली वो मिलिशियस वेबसाइट होगी, बैड एक्टर्स ने उसको आपको सेंड किया होगा। तो और नंबर 6, कि जब आपके पास कोई ईमेल आती है, ऊपर नाम लिखा है, लेट्स से आपके बैंक का नाम लिखा है, किसी दोस्त का नाम लिखा है, ईमेल नज़र नहीं आ रहा होता, हमेशा ईमेल एड्रेस चेक करें,
हमेशा ये देखें, उस पर देख के उसके नाम पे क्लिक करके, अगर आप उसके नाम पे क्लिक करेंगे ईमेल एड्रेस खुल जाएगा। ईमेल एड्रेस से आपको पता चलेगा कि क्या वो वाकई उसने भेजा है जो वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो है। तो इस तरह से जो है वो आप अपने आप को, और फिर उसके आगे कि कोई बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने होस्ट पे, अपने फ़ोन पे कोई सेंसिटिव पिक्चर्स रखें ही ना। ऐसी पिक्चर्स ना रखें कि जो कि, या वीडियोस कि अगर वो लीक हो जाएं तो आपको शर्मिंदगी हो। और जब भी आपको कोई जानने वाला भी व्हाट्सएप मैसेज करता है, आपसे कुछ मांगता है, आपसे पैसे मांगता है, हमेशा वेरीफाई करें, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया है कि व्हाट्सएप हैक हो जाता है और नोन लोग अपने दोस्तों को, उनके दोस्तों को जिनका फ़ोन हैक करते हैं, उनके दोस्तों को ही मैसेज करते हैं कि जी मुझे पैसे भेज दें, बड़ा मसला हो गया, ये हो गया। तो इसको हमेशा वेरीफाई करें। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच कंवल, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत शुक्रिया, आपने जो बातें बताई हैं लोग अल्लाह करे कि उसको सुने और अपने डेटा से लेके अपने प्राइवेट डेटा जो मोबाइल में है उसको सेफ़ एंड सिक्योर रखें। कभी भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करें और जब वो कहता है ना कि गिव एक्सेस टू योर फ़ोन, योर कॉन्टैक्ट्स एंड योर पिक्चर्स, तो देख लें फिर आप किस चीज़ का एक्सेस दे रहे हैं और क्या कुछ आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है। और दूसरा ये जो नंबर्स से आपको मैसेज आता है ना कि वो हम TCS वाले हैं, कोड दे रहे हैं या इस तरह का कोई, तो आपने फला प्रोग्राम में 20,000 रुपए जीतनी है। हाँ, वो तो नंबर जो है ना वो ज़रूर प्लीज़ उसको रिपोर्ट किया। आपने जीते हैं 20,000 रुपए कभी? वो बहुत बार जीते हैं। बहुत बार जीते हैं। उस पे कुछ ना कुछ तो बनता है फिर, इतने आपने इसके ऊपर ब्रेक बनता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिस हिसाब से पैसे जीते उस पे ब्रेक ही बनता है, जिस टाइप के पैसे जीते। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल ट्रेड फेयर हैम टेक्सटाइल से $3 अरब के बरामदी ऑर्डर्स हासिल किए हैं और ज़रूरत अब इस अमर की है कि इसको कैपिटलाइज किया जाए। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री खासतौर पे फैसलाबाद के कारोबार के लिए ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। अलबत्ता सनअतकार बारहा हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि बिजली और गैस की कीमतें जो हैं वो कम की जाएं, शरह सूद कंट्रोल की जाए और इजाफी टैक्सेस में नरमी की जाए। ये सब होगा तो पाकिस्तानी मसनूआत एक्सपोर्ट होकर मईशत का सहारा बन सकेंगे। चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्स्ट्री मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान महमूद साहब। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और भाई हमारी तरफ से तो मुबारकबाद, एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म के आपको ऑर्डर्स मिले हैं। ये पाकिस्तान की मौजूदा तारीख में इतना बड़ा ऑर्डर पहली मरतबा मिला है हमें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी शुक्रिया बोल टीवी का कि हमें लाइव में लिया। देखिए ये हम टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा फेयर होता है, हर साल टेक्सटाइल का फेयर जनवरी में होता है और ये तकरीबन 40 साल से हो रहा है। और पिछले जो डेकेड्स 2-3 साल थे, पिछले कोविड की वजह से ये फेयर हो रहा था लेकिन इतने विजिटर नहीं आ रहे थे। इस दफ़ा ये हुआ कि काफ़ी विजिटर हुए, जिन्होंने विजिटर आए उन्होंने पाकिस्तान जो स्टैंड थे वहाँ पे विज़िट किया। अबाउट 300 कंपनी पार्टिसिपेट किया पूरे पाकिस्तान से। और इस दफ़ा ये बेहतर पाकिस्तान के लिए हुआ कि बांग्लादेश की भी कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से काफ़ी जो लोग थे वो पाकिस्तान के स्टैंड पे विज़िट कर रहे थे। ओके। ये अभी माशाल्लाह जो ऑर्डर थे $3 बिलियन के अभी ऑर्डर कंफर्म हुए हैं, ये साइन हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये इसमें सिर्फ ये हुआ है कि ये साइन हुए, इसमें हमारा इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इसको हम 2 फिगर में भी जा सकते हैं। ये $6 बिलियन के करीबी डॉलर हो सकते हैं। जिस एसोसिएशन से मेरा ताल्लुक़ है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी SME की एसोसिएशन है और इसके तकरीबन 500 मेंबर्स हैं और ये एसोसिएशन का तकरीबन 4 से 5 बिलियन। अच्छा इमरान साहब, अब इसमें यह है कि आपने SME का जिक्र किया। पाकिस्तान की स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं और आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि हम $3 बिलियन का ऑर्डर लेकर आए हैं, उस पर साइन हुए हैं, ये 3 से हम 6 पे भी जा सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो अभी भी 3 से 6 तक जाने में हमारे लिए रुकावट बन रही हैं? देखिए सबसे पहले रुकावट हमारी बन रही है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि आज से तो आप 3 साल 4 साल पीछे चले जाएं तो ये हमें 9 सेंट में बिजली हमें मिलती थी, जो अब तकरीबन 50 सेंट में पड़ रही है। जो हमारे नेबर्स कंट्री है, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं,
वहाँ इसके मुकाबले में 6 to 7 सेंट है। उसके बाद गैस जो है, गैस बहुत ज़्यादा इस वक्त महंगी है। गैस मतलब 2 टाइम हाई है इन अदर कंट्रीज अगर आप इसको कंपेयर करें। सबसे बड़े ये 2 इश्यूज हैं। तीसरा इशू, सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो एक्सपोर्ट में आ रहा है, वो हमारे ऊपर 18% GST है कि वो हम पे करते हैं। पे करने के बाद हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो लेते हमें तकरीबन उसका जो सर्कल है वो 50 डेज पे चले जाता है। अगर ये, क्योंकि वो जो आपकी कैश लिक्विडिटी है, वो सारा जो आपके पास कैश छोटे एक्सपोर्टर्स के पास है, वो सारा तो गवर्नमेंट की तरफ चला गया इन शेप ऑफ सेल टैक्स। अगर वो हमें पैसा हमें ज़ीरो रेटेड कर दिया जाए, जैसे आज से 4 से 5 साल पहले था, तो वो जो पैसा कैश की शक्ल में है वो हमारे एक्सपोर्टरों के पास होगा। तो हमारे पास अगर ऑर्डर होंगे तो, लेकिन हमारे पास अगर लिक्विडिटी क्रंच होगा तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त, ये भी बहुत बड़ा इशू है। वेयर एज आप इस पे एक्सपोर्ट फैसिलिटेट स्कीम है एक, जिस पे जो पहले बहाल थी कि हमने एक्सपोर्टर ने अगर इधर से किसी वेंडर से लिया है, वो भी EFS में रजिस्टर्ड था, तो उस पर 18% हमें पे नहीं करना पड़ता था लोकल के लिए। अब वो ख़त्म हो गया अभी जो बजट आया था। अगर वो दोबारा बहाल कर दिया जाए तो उसकी वजह से भी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। और सेकंड ये है कि हम जब इंपोर्ट करते हैं तो 18% हमें एक्सपोर्टर्स को EFS पे हमें पे नहीं करना पड़ता। लेकिन हम हर जो छोटा एक्सपोर्टर है वो इंपोर्ट इतनी बड़ी $50,000 या $60,000 की शिपमेंट नहीं मंगवा सकता। उसको तो स्टेप बाय स्टेप जितना माल चाहिए उतना ही ज्ञान की शक्ल में ले सकता है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमने रिक्वेस्ट की है, अब इंशाल्लाह ट्रैक पे गवर्नमेंट चले गई, बेहतरी की तरफ जा रही है दिन ब दिन। ये EFS लोकल को बहाल किया जाए, सबसे बड़ा मुतालबा हमारा ये है। बिजली को कम किया जाए, गैस को कम किया जाए, सेल टैक्स को ज़ीरो रेटेड किया जाए। ठीक, इमरान साहब, वैसे अभी आपने कहा कि बांग्लादेश नहीं था किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो पाकिस्तान के स्टॉल पे जो थे वो लोग ज़्यादा आए। अगर हम इसी मौके का फ़ायदा उठाएं और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करें, तो क्या ये पॉसिबल है कि फ्यूचर में भी हमें इसी तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मिल सकेंगे? देखिए, आप लास्ट ईयर 2024 में देख ले कि हमारी एक्सपोर्ट की ग्रोथ 12% इस वजह से बढ़ी कि काफ़ी ऑर्डर बांग्लादेश के पाकिस्तान की तरफ डिवर्ट हो गए। और उसके बाद हमारे पास GSP प्लस है, जो GSP प्लस यूरोप के लिए है, उस पर 12% ड्यूटी जब इंपोर्टर करता है उसको ड्यूटी नहीं बढ़ती। ये भी पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एज है जिसको हम कैश करवा सकते हैं। ये इस तरह ही करवा सकते हैं। इसकी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी 5 साल की हो, 5 साल के लिए बिजली का जो रेट टैरिफ है जैसे दूसरे मुल्कों में है वो फिक्स हो, गैस का फिक्स हो एक्सपोर्टर के लिए, सेल टैक्स का जो है वो बिल्कुल ज़ीरो रेटेड हो जाए। हम कोई ना सब्सिडी मांग रहे हैं, ना हमें सब्सिडी चाहिए, हमें सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए कि वो हमें मिल जाए। तो इंशाल्लाह इंडस्ट्री इंशाल्लाह फर्निश करेगी, चलेगी। क्योंकि फैसलाबाद आपको पता है कि टेक्सटाइल का गढ़ है और यहाँ पे तकरीबन 30% 40% इस वक्त टेक्सटाइल मिल जो है बंद हो चुकी हैं, यही वजह से कॉस्ट डूइंग ऑफ बिजनेस की वजह से। ये आपने बड़ी अहम बात की कि SMEs की अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है उनको वारा नहीं पड़ता तो बड़ा बुरा असर पड़ता है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमें ये जो हमें ऑर्डर्स मिले हैं, कौन कौन सी हमारी प्रोडक्ट्स हैं कि जिन पे हमें ऑर्डर्स मिले हैं, ये थोड़ा सा हमें ज़रा बताइए। देखिए, इसमें ये जो टेक्सटाइल का होता है, इसमें आपको हमें मेड अप्स के मिले हैं और इसमें टॉवल्स के मिले हैं, इसमें फैब्रिक्स भी जाती है, वैल्यू एडिट, ये तकरीबन वैल्यू एडिट जो है हमें ऑर्डर मिले हैं। इसमें मतलब आपकी जैसे मेड अप्स में आप बेडशीट्स ले लें, क्विल्ट कवर्स ले लें, टॉवल्स ले लें, बाथरोब्स ले लें, ये सारे इस टेक्सटाइल के स्टैंड थे वहाँ के, वो ऑर्डर मिले हैं। आपने बात की कि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, यानी कि जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका हमें मिला है। पाकिस्तान में रॉ मटेरियल का एक इशू रहता है इमरान साहब, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि जो हमारा ये होल्स्ट्री एसोसिएशन वालों की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका रॉ मटेरियल हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं या वो भी हमें मंगवाना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा इसका रॉ मटेरियल होता है यार्न, सबसे बेहतरीन। लेकिन इस वक्त आप ये देखिए कि हमारा जितनी कॉटन है, कॉटन हमारी तकरीबन 5 मिलियन बेल्स कम हुई हैं, वो सारी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। गवर्नमेंट को उस तरफ तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है कि वो देखिए 5 बिलियन अगर बेल्स करते हैं, 3 to 4 बिलियन $US की हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। वो भी हम ज़र मुबादला अपना ज़ाया कर रहे हैं। और उसके बाद हम जो हमारा ये देखिए 185 इस वक्त स्पिनिंग मिल बंद हो चुकी हैं, क्योंकि वो सारा यान जो है वो इंपोर्ट इस वक्त करना पड़ रहा है,
क्योंकि इंपोर्ट इसलिए लोग भी कर रहे हैं या एक्सपोर्टर इंपोर्ट कर रहे हैं कि उस पर 18% GST नहीं पड़ता, क्योंकि आप इंपोर्ट करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, बाद में आप री एक्सपोर्ट कर देते हैं। इस वजह से ये रॉ मटेरियल मेन इसका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल जो है वो यार्न है, जो आपकी टोटल कास्ट का 57% यूज़ होता है। ओहो, मतलब कि 57%। और एक ज़राई मुल्क में अगर इस तरीके से हमें एक रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हमें देखने की ज़रूरत है। बहरहाल आपको एक बार फिर मुबारक हो, बहुत बहुत इमरान महमूद साहब। उम्मीद करते हैं किसी तरह पाकिस्तान की जो बरामदात हैं और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको आप ऊपर ले जाने में हमेशा कलीदी किरदार और आगे भी करते जाएंगे। तो ऑर्डर्स हमें मिल गए हैं और तारीख में पहली मरतबा SMEs को इतना बड़ा ऑर्डर जो मिला है इन द टेक्सटाइल डिसिप्लिन। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि अगर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी चीज़ें बनाने की जो लागत है, वो अगर कम हो जाए तो हमें और भी फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा हो सकता है। अब जो है वो क्लोजिंग का वक्त हो चुका है, तो मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त। कल हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।